हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म कर दिया था। आज से हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 चालू करने वाले हैं, जो 21 मार्च 1908 को प्रवृत्त हुई। अब सिविल प्रक्रिया संहिता में पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के देखिए 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में 158 धाराएं हैं और इसके सेकंड भाग में शेड्यूल है, मतलब अनुसूची है, और उस अनुसूची में 51 आदेश हैं। और इस सिविल प्रक्रिया संहिता का तात्पर्य उद्देश्य जो है वो केवल धाराओं से नहीं है। इसके फर्स्ट शेड्यूल में कुछ रूल्स भी आते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा नियमों में संशोधन भी आता है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट की जो सेक्शंस हैं वो दीवानी मामले के विनिश्चय संबंधित समान सिद्धांतों को उद्बोधित करती है तथा उसके क्षेत्राधिकार को सृजन करती है। और दूसरे भाग के उपबंध व्यवहार नियम के उन निर्देशों जो प्रथम भाग के धाराओं द्वारा दिए जाते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल हम बताएं कि ये देखिए सेक्शन 26 ये निर्देश करती है कि जब भी कोई दीवानी वाद संस्थित होता है, जब भी कोई दीवानी वाद लाया जाता है तो उसमें एक वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। अब वाद पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ समावेश होनी चाहिए, ये धारा 26 हमको बताती है। ठीक है, इसमें पार्ट 2 के जो रूल हैं उनके अनुसार प्रारूप और समावेश किया जाता है। संयोजन कैसे होगा, पक्षकारों का संयोजन कैसे होगा। जैसे धारा 27 जो है वो ये प्रावधान की व्यवस्था करता है कि जब दावा मतलब सूट विधिवत संस्थित कर दिया जाए तो प्रतिवादी को समन जारी किया जाना चाहिए। धारा 27 क्या कहता है कि जब सूट मतलब पिटीशन जब फाइल हो जाती है तो प्रतिवादी को समन जारी किया जाए। पर समन का क्या फॉर्मेट होगा और कैसे जारी किया जाएगा और समन की तामील कैसे की जाएगी, इन सब की जो व्यवस्था है वो पार्ट 2 के रूल में निश्चित किया गया। अब देखिए, इस संहिता का जो विषय वस्तु है संविधान की समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट में, जिसे केंद्र और राज्य दोनों के विधि के क्षेत्राधिकार है। ठीक है, इसलिए संहिता के प्रथम भाग में प्रावधानों में संसद एवं राज्य के विधानमंडल संशोधन कर सकती है। और सेकंड पार्ट जो नियमावली से संबंधित है, जो रूल से संबंधित है, उसमें संशोधन राज्य के उच्च न्यायालय भी कर सकते हैं, परंतु प्रतिबंध यह है कि ऐसा कोई संशोधन संहिता के पहले भाग के प्रावधानों के प्रतिकूल न करो। भाई, जो भी अमेंडमेंट किया जाएगा वो संहिता के धाराओं को प्रभावित ना करे। ठीक है, तो 21 मार्च 1908 को ये लागू हुआ। अब जैसा कि पता है कि जो धारा 1 है उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार है। यह सन 1909 की जनवरी के प्रथम दिन से प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम का नाम जो है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। सिविल मामलों में नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ठीक, अब इसमें आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आती है डिफिनीशन। तो सेक्शन 2 के डिफिनीशन में क्या है, डिफिनीशन के फर्स्ट पार्ट में आता है कि संहिता के अंतर्गत रूल आते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है डिक्री। अब देखिए डिक्री क्या होती है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा शब्द है। डिक्री और जजमेंट दोनों में बहुत अंतर होता है। तो डिक्री देखिए क्या होती है। डिक्री के पहले बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारी किताब में लिखा है, डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेरित है जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को निश्चय रूप से अवधारण करती है और वह या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी यह समझा जाएगा। इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारणा आता है, किंतु इसके अंतर्गत ना तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है और ना ही व्यतिक्रम के लिए खारिज करने कोई आदेश आएगा। देखिए, डिक्री का वास्तविक अर्थ जो होता है, जब जजमेंट आ जाता है तो न्यायालय एक डिक्री पारित करता है। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए कि वसूली का कोई वाद आया है, किसी को धन वसूली को उस पर वाद लाया।
अब न्यायालय जो है वो सारे फैक्ट को देखेगी, सारे फैक्ट को देखेगी और उसमें ये तय करेगी कि हाँ फला व्यक्ति ने पैसा लिया था लेकिन नहीं दिया। अब न्यायालय एक डिक्री पारित करती है। वो डिक्री क्यों पारित करती है? वो डिक्री उस शर्त का पालन करने के लिए डिक्री को पारित करवाया जाता है, ताकि न्यायालय के नियमानुसार जिस व्यक्ति ने उसके पैसे लिए हैं उसको दे। और डिक्री जो होती है वो जजमेंट के बाद ही पारित होती है, ताकि उसका पैसा मिल जाए। अब जब कभी भी उस डिक्री का पालन नहीं होगा तो वह व्यक्ति जिसके बिहाफ पर दूसरे वाले व्यक्ति को डिक्री पारित की गई है कि इसको इस इंसान को ये डिक्री का पालन करना होगा, जिसे वसूली के लिए कि पैसा इसको देना होगा, फिर वो कभी भी इस डिक्री को दिखाकर उस आदेश का पालन करवा सकती है और न्यायालय उस आदेश का पालन करवाती है, न्यायालय उस डिक्री का पालन करवाती है। अब डिक्री जो पारित हुई है जिस व्यक्ति के बिहाफ से न्यायालय के माध्यम से, वो डिक्री परिवर्तित भी कर सकता है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे सकता है कि तुम्हें इस व्यक्ति से पैसा वसूलना है और ये डिक्री है, ये न्यायालय का न्याय निर्णय है, इस व्यक्ति के खिलाफ डिक्री पारित हुई है कि इसको इस पैसे को देना है। तो ध्यान रखिएगा, डिक्री जो भी होती है वो जजमेंट के बाद ही आती है। जैसे मैंने आपको वसूली वाला केस बताया कि पैसे का लेन देन। अब देखिए, डिक्री तब प्रारंभ होती है जब वाद के पूर्ण रूपेण से निपटा दिए जा सकने के पहले आगे और कार्रवाई की जानी। देखिए, डिक्री तब प्रारंभ होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने के पहले आगे और कार्रवाई की जानी है। जैसे डिक्री प्रारंभ कब की जाएगी? जैसे जिस व्यक्ति ने पैसा लिया था, अगर उस व्यक्ति ने उसको पैसा नहीं दिया तो न्यायालय दोनों पक्ष से देखेगी क्या सच में इसने पैसा लिया था, क्या लिखा पढ़ी है, क्या संविदा है, क्या करार है, जो भी है। तो निर्णय के पहले ही और इसके आगे भी जब कार्रवाई की जानी है कि हाँ अगर ये पैसे नहीं देता है तब न्यायालय आगे क्या कार्रवाई करेगा, वह तब अंतिम होती है जबकि ऐसा न्याय निर्णय वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है। जबकि ऐसा न्याय निर्णय वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है जब डिक्री पारित कर दी जाती है उसके खिलाफ कि तुमको पैसे देने। वह भाग प्रारंभिक तथा अंतिम हो सकेगा। अब वो प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वह न्यायालय के नियमों को मानता है कि नहीं मानता। डिक्रीदार से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया। देखिए, डिक्रीदार से वह व्यक्ति आशय रखता है जिसके खिलाफ डिक्री पारित हुई है कि इस व्यक्ति को इस व्यक्ति के पैसे लौटाने हैं जिस विषय पर यह वाद प्रस्तुत हुआ न्यायालय में। ठीक है। जिला से आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की, जिससे इसके पश्चात जिला न्यायालय कहा गया है, अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं विपरीत हैं। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता के स्थानीय सीमाएं आती हैं। ठीक है। फिर आता है पांचवा, तो डिग्री किस में है? सेक्शन 2 के 2 में है, ध्यान रखिएगा। फिर इसमें 2 का 5 आता है विदेशी न्यायालय। ऐसा न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से ना तो स्थापित किया है और ना ही चालू रखा गया। ऐसा न्यायालय जो भारत के बाहर है, जो ना तो केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार द्वारा चालू किया गया और बंद। फिर आता है 2 का 6 विदेशी निर्णय से किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय विपरीत। फिर आता है सरकारी प्लीडर। सरकारी प्लीडर के अंतर्गत कोई अधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर पर इस संहिता के द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों या उनमें किन्हीं का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। और ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों का अधीन करता है। अब सरकारी प्लीडर क्या होता है? जो राज्य के अधीन कार्य करता है, राज्य सरकार, और ये देखिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य सरकार के अधीन काम करता है। या ऐसा भी कोई प्लीडर है तो सरकारी प्लीडर के, जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अनुसार काम करता है, उसे सरकारी प्लीडर बोला जाता है। अब न्यायाधीश से सिविल न्यायाधीश का पीठासीन, क्योंकि यह सिविल वाद है। निर्णित ऋणी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई है। निर्णित ऋणी मतलब जिसको ऋण चुकाना है, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है। निर्णित ऋणी वही व्यक्ति होता है जिसने पैसा लिया था और पैसा वापस नहीं किया, उसी के लिए डिग्री पारित होती है। ठीक है। या निष्पादन योग्य कोई आगे आदेश दिए जाना है कि इसका निष्पादन कैसे होगा अगर ये पैसा नहीं लौटा रहा है।
फिर आता है विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति विपरीत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधिक प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है। और जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लेता है, जहाँ किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है, वहाँ व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है जिससे वह संपदा उस पक्षकार के मरने या न्यायगत होगी जो इस प्रकार वाद लाया या जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया। विधिक प्रतिनिधि कौन होता है? वही विधिक प्रतिनिधि का मतलब हो गया कि किसी संपत्ति का जो उत्तराधिकार होगा, ठीक है, वो विधिक प्रतिनिधि हो गया उस संपत्ति का। अब ये मामला बढ़ेगा कैसे? जब कोई दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति को अपना बता रहा है, तभी दोनों के बीच में बात प्रस्तुत करेगा, तो उसको विधिक प्रतिनिधि कहते हैं। अब संपत्ति के अंतःकालीन लाभ के ऐसे लाभों और ब्याज सहित वह लाभ अभिप्रेत है जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त हो या जिन्हें वह मामूली तत्परता उससे प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आए। तो ये संपत्ति की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर बहुत डिटेल्स में तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। तो मैं इसके छोटे छोटे पार्ट बनाता जाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी इच्छा आपकी है। तब तक के लिए धन्यवाद।